हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4। आज हम देखते हैं प्रश्न, शिक्षण के सिद्धांतों में उपयोग होने वाले प्रमुख शिक्षण सूत्रों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र का संबंध शिक्षक तथा छात्र दोनों से माना जाता है। इनके आधार पर ही छात्रों के द्वारा विशेष रूप से शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण सूत्र क्या है। जिस तकनीकी के सहायता से एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी भी पाठ्य वस्तु को समझाता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो जो वे यूज करता है अपने छात्रों को समझाने में पाठ्य वस्तु को, वही होता है शिक्षण सूत्र। ठीक, अपने शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जिस तरीके का यूज शिक्षक अपने बच्चों को पाठ्य वस्तु समझाने में करता है, वही तरीका क्या कहलाता है? शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण कब, किस क्रम में और कैसे किया जाए, इस संबंध में शिक्षकों के अपने अपने अनुभव होते हैं। इन अनुभवों के अन्यों के लिए प्रकट करना शिक्षण सूत्र कहलाता है। मतलब शिक्षक जो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, जिस तरह से वो पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस होता है, किस तरह से अपने छात्रों को किसी भी चीज़ को समझाता है, तो वही समझाया हुआ जो चीज़ होता है, जो वे होता है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं। विभिन्न शिक्षण सूत्रों के आधार पर ही शिक्षक के द्वारा अपने दायित्वों को भली भांति पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शिक्षण सूत्रों के आधार पर ही छात्रों को उन्नति का मार्ग दिखाया जा सकता है। शिक्षण सूत्र का निर्माण अनुभव तथा व्यवहार का सार है, जो न्यून स्वरूप में विराट प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब व्यवहार का सार है। कोई एक ही टॉपिक को आप अलग अलग शिक्षक से अगर पढ़िए तो अलग अलग समझाने का उनका अपना वे होगा। वो अलग अलग शिक्षण सूत्र का यूज करके आपको समझाएंगे। शिक्षण सूत्रों के आधार पर ही छात्रों को उन्नति का मार्ग दिखाया जाता है। शिक्षण सूत्र का निर्माण अनुभव तथा व्यवहार का सार है, जो न्यून स्वरूप में विराट प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों के आधार पर समय समय पर शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, अनुभवी शिक्षकों ने अपने अपने अनुभवों को शिक्षण सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हुए शिक्षण प्रक्रिया का संचालन सुचारू रूप से कर सकता है। कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्रों का वर्णन निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं अब हम शिक्षण सूत्र। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों को नए ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी अपने छात्रों के प्रति यही कार्य करता है। इसमें कह रहा है कि जो छात्र होता है वो अपनी पिछली कक्षा में जो भी पढ़ा रहता है उसी से वो अपने आगे की जो कक्षा में जब जाता है तो वही, अगर उसने वर्णमाला सीखा है तो जब वो शिक्षक उसको क्या पढ़ाएगा, अगर मात्रा पढ़ा रहा है तो मात्रा को वर्णमाला से कनेक्ट करके वो जोड़ के पढ़ना सीखता है। वही चीज़ एक शिक्षक भी करता है अपने बालक के साथ। बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। कौन? शिक्षक। इसके लिए वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाता है। मतलब जो चीज़ बच्चों को आता है वो तो बताएगा ही, साथ में जो चीज़ें बच्चों को नहीं आती वो भी बताएगा। इस संदर्भ में स्पेंसर का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार मस्तिष्क को ज्ञात तथा तथ्य पसंद होते हैं और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, हमें जो चीज़ आती है वो चीज़ जानने में उत्सुकता रहती है और उसी से जोड़ करके आगे जो अनजान चीज़ें हैं, जिसको नहीं जानते हैं, उसको समझना आसान हो जाता है। इस प्रकार के शिक्षण से छात्र सरलता से अज्ञात तथ्यों को जान लेते हैं।
दूसरा है सरल से कठिन की ओर। छात्रों को यदि सर्वप्रथम सरल तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो निश्चित ही इसके आधार पर छात्रों को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पे कहने का सेंस ये है, जो चीज़ें सरल होती हैं उससे फिर कठिन चीज़ें सीखना आसान होता है। सरल चीज़ों से कठिन चीज़ों को बच्चों को सिखाना, जैसे अगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैथ अगर बच्चों को आप जोड़ सिखा चुके हैं तो जोड़ के बाद जो हासिल वाला जोड़ होता है वो थोड़ा कठिन होता है। तो जब बच्चों को आप जोड़ सिखा दिए 2 3 5, तो आप जब 7 और 6 जोड़ना सिखाएंगे तो थोड़ा सा तो उनको कठिन लगेगा, लेकिन उनको जोड़ तो आता है ना, तो वो हासिल वाला जोड़ सीखने में उनको थोड़ी सी आसानी होगी। थोड़ा सा सरल से वो कठिन की तरफ जा रहे हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को पहले आसान तथ्यों को बताए और फिर उसकी सहायता से कठिन तथ्यों को समझाए और बताए। ऐसा करने से छात्रों में उस ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ जाती है और वह सरलता से उस विषय वस्तु को सीख लेता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण से पूर्व वह छात्रों के रुचि, रुझान, आवश्यकता, आयु तथा पूर्व ज्ञान का पता लगा ले, जिससे उसके मस्तिष्क स्तर के अनुकूल तथ्यों की जानकारी दे सके। इस संदर्भ में एस माथुर का कथन उल्लेखनीय है कि उनके अनुसार किसी विषय की मोटी मोटी सरल का कठिन उल्लेखनीय, मोटी मोटी मतलब जो सरल सरल चीज़ें हैं, बातें बालक शीघ्र समझ लेता है, परंतु यदि उसे विस्तार से पढ़ने पर बल दिया जाए तो बालक के लिए यह कठिन हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें सरल हैं बच्चों को पहले वो चीज़ समझानी है, उसके बाद उनको कठिन चीज़ें समझानी है। तब बालक जो चीज़ें बच्चों को आती हैं वो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होकर के सीखना चाहते हैं, क्यों, वो चीज़ उनको आ रही है। लेकिन जो चीज़ उनको नहीं आ रही है वो थोड़ा सा पढ़ने से पीछे हटते हैं। हमारे देश का सारा इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बालक को सरल लगेगा, किंतु यदि यही इतिहास राजाओं का शासन, प्रबंध, युद्ध का वर्णन इत्यादि को विस्तृत में पढ़ाया जाए तो वो अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि छात्रों को सरल से कठिन की ओर शिक्षण प्रदान किया जाए। यहाँ पे इतिहास की बात कर रहा है कि जो चीज़ें बच्चों को, अगर आप बच्चों को इतिहास के बारे में बता रहे हैं, अगर किसी राजा के बारे में बता रहे हैं, उसका शासन प्रबंध कैसा था, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, उसने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाती हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप कहानी के रूप में बच्चों को बताते हैं तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलती। ये शायद हम लोग के साथ भी हुआ, जब हम लोग बचपन में जो हमारे टीचर्स रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर हमें कहानी के रूप में उन्होंने बताई है तो शायद अभी तक नहीं भूली है। लेकिन जो चीज़ें हमने रट कर के पढ़ी है या जो चीज़ हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं वो हमें भूल जाती हैं। क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि कहानी के रूप में बताई हुई चीज़ें याद रहती हैं, वो इंटरेस्टिंग होती हैं। चलिए तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक अन्वेषक अनिश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित तथ्यों की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार छात्र का मस्तिष्क कार्यशील रहता है। यहाँ पे कह रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जिस प्रकार एक अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता जो होते हैं, वो उनको जब वो अपनी खोज शुरू करते हैं तो उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या मतलब जो चीज़ खोज रहे हैं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो अपनी खोज जारी रखते हैं, लेकिन जब वो जिस चीज़ को खोजते हैं वो मिल जाती है तो वो एक निश्चित चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी कह रहा है कि छात्र सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चित की दिशा में रहता है। इस अवस्था के उपरांत वह निश्चित की स्थिति में पहुंच जाता है। बच्चों को अगर आप केवल बच्चों को जब ये बताते कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बच्चे अनिश्चित होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस टॉपिक के अंदर है क्या चीज़ें। लेकिन जब वो उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वो निश्चित जगह पे पहुंच जाते हैं, निश्चित चीज़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो वो हो जाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जहाँ आप बच्चों को ये आप केवल टॉपिक बता देते हैं तब वो होता है अनिश्चित, जब उस टॉपिक के बारे में वो सीख जाते हैं तो वो हो जाता है निश्चित। तो इस तरह से अनिश्चित से निश्चित की ओर।
इससे छात्रों में धीरे धीरे परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। नंबर 4 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो वस्तुएं या घटनाएं छात्र के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती हैं, उनका ज्ञान छात्र को सरलता पूर्वक हो जाता है। यदि किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने हेतु छात्रों को विशेष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो निश्चय ही इससे वह उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसके उपरांत छात्रों को उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस संदर्भ में एस.के. अग्रवाल का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार वर्तमान का ज्ञान देने के पश्चात ही बालक को भूत और भविष्य की बातों का ज्ञान कराना चाहिए। जो वस्तुएं बालक के सामने होती हैं, उसका ज्ञान वो सरलता से शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। अतः अप्रत्यक्ष ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और बालक के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष बातों का ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण सूत्र छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। बच्चों को सबसे पहले प्रत्यक्ष चीज़ें, जो चीज़ें आपके क्लासरूम में मौजूद हैं, उनसे बच्चों को जैसे अगर आपको बच्चों को वातावरण के बारे में समझाना है, तो आप बच्चों को आसपास की चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझाएंगे। पेड़ और आसपास के जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। इस तरह से उनको वातावरण के बारे में पूरा बताएंगे। तो वो चीज़ें जो वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे, वो उनके लिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाने में उनको सहायता करेगा। चलिए नंबर 5वां देखते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। छात्र सीखने के क्रम में सर्वप्रथम मूर्त वस्तुओं को देखते हैं जो स्थूल होती हैं और क्रियाओं को अनुभव करते हैं। तत्पश्चात उस संबंध में शब्द तथा अन्य बातें सीखते हैं। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु का मूर्त ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से अमूर्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म ज्ञान। मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, जटिल और भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण को प्रारंभ करते समय छात्रों को पहले सरल, मूर्त, स्थूल पदार्थों के विषय में ज्ञान दे, बाद में उन्हें अमूर्त, सूक्ष्म और तथ्यों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि पहले बच्चों को जो चीज़ें आपके क्लास में मौजूद हैं, जिन चीज़ों को आप ला सकते हैं क्लास में, उन चीज़ों के बारे में बताइए। बाद में उनको उस अमूर्त चीज़ों के बारे में बताइए जिसकी वो फिर कल्पना कर सकें। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न विशिष्ट बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर छात्रों के द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षण प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत छात्रों को विषय से संबंधित सामान्य बातों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर का सूत्र आगमनात्मक विधि पर आधारित है। इसमें छात्र पहले विशेष बातों की ओर आकर्षित होता है, फिर सामान्यीकरण की ओर अग्रसर होता है। अर्थात पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और बाद में उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को निकलवाना चाहिए। यहाँ पे कहने का सेंस ये है, विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब ये है कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो यहाँ पे आप सबसे पहले उदाहरण देंगे। उदाहरण के माध्यम से बच्चों को उस जो टॉपिक आपको पढ़ाना उसकी परिभाषा तक आप ले जाएंगे। जैसे आपको पढ़ाना है, अगर बच्चों को अलंकार आप पढ़ा रहे हैं, तो अलंकार में आपने पढ़ा दिया अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की आपने बच्चों को केवल
पढ़ाने से पहले आपने बच्चों को केवल उदाहरण लिखा दिया। उदाहरण लिखाने के बाद आप समझाएंगे कि इसमें कौन से वर्ड की आवृत्ति कितने बार हुई है, तो इस वजह से इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है या 3 बार हुई है, तो यहाँ पे ये इस तरह का अलंकार हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, उदाहरण के माध्यम से बच्चों को चीज़ों तक ले जाना, मतलब विषय वस्तु तक ले जाना कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार छात्रों को सर्वप्रथम संपूर्ण तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों के मस्तिष्क में संपूर्ण तथ्यों का सचित्र उपस्थित हो जाता है। इसके उपरांत शिक्षक छात्रों को अंशों के आधार पर शिक्षण प्रदान करता है, जिससे छात्रों को पूर्ण रूप से एक एक बिंदु का शिक्षण प्रदान किया जाता है। एक शिक्षण सूत्र का आधार मनोविज्ञान के प्रसिद्ध सिद्धांत गेस्टाल्टवादी पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर किसका सिद्धांत माना जाता है? गेस्टाल्टवादियों का। इस सिद्धांत में पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करके बाद में उसके विभिन्न अभागों का अध्ययन कराया जाता है। अतः पहले पूर्व वस्तु प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए, फिर बाद के अंशों के बारे में सिखाना चाहिए। यथा यदि शिक्षक को फूल के बारे में पढ़ाना, तो पहले उसे छात्रों के पूरा फूल दिखाकर परिचित करा देना चाहिए। उसके उपरांत फूल के विभिन्न भागों का वर्णन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण भी दिया है कि अगर आपको किसी भी फ्लावर के बारे में बताना, तो पहले आप उस फ्लावर को दिखा दीजिए, फिर उसके एक एक पार्ट का वर्णन कीजिए। मतलब अगर आप किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो उस पेड़ के बारे में तो बताएंगे ही, साथ साथ उसके एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। मतलब सबसे पहले पेड़ के बारे में बताएंगे, फिर पेड़ के एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। चलिए नंबर 8 है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। अच्छा शिक्षण हमेशा आगमन से आरंभ होकर निगमन पर समाप्त होता है। विशिष्ट उदाहरणों से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाना आगमन विधि है। विशिष्ट उदाहरण देकर, जैसे बच्चों को उदाहरण से नियम की तरफ ले जाना। यहाँ पर आगमन का मतलब है उदाहरण से नियम की तरफ ले जाना। मतलब सबसे पहले बच्चों को आप उदाहरण देंगे, उदाहरण के माध्यम से ये बताएंगे कि ये चीज़ है। आगमन विधि से यह पता चलता है कि अगर कोई बात या कथन एक परिस्थिति में ठीक है, तो उसी प्रकार अन्य परिस्थिति में भी ठीक होगा। इसके लिए शिक्षक को छात्र के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं। अब 9वां देखते हैं हम लोग, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के स्वरूप और रचना को अच्छी तरह से समझने हेतु उसे आसान भागों, तत्वों या अवयवों में अलग अलग विभाजित किया जाता है। संश्लेषण ठीक इसके उल्टा कार्य करता है। इसमें किसी भी वस्तु या तथ्य की पूर्ण जानकारी देने हेतु उस वस्तु के विषय में भागों या तत्वों को ठीक रूप से सामने पेश किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना संश्लेषण का उपयोग करना। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मतलब विशेष से सामान्य की ओर। मतलब सबसे पहले किसी पर्टिकुलर वस्तु के विशेषताओं के बारे में आप बताएंगे, फिर उसके सामान्य चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें अगर कोई भी कमेंट या सुझाव देना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।